गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इस पूरे चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। कुछ पोर्शन इसके न्यूमेरिकल्स के होते हैं और कुछ इसके कंसेप्चुअल्स होते हैं, डेफिनेशंस या डिफरेंसेस वगैरह। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स जानने के लिए हमें कुछ बातों का जानना बहुत आवश्यक है। बिना उसको जाने, बिना उसको कंप्लीट किए या बिना उसको पूरा किए हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर जब भी हम ऐसा कोशिश करते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं। तो बेसिकली हमें फंडामेंटल कुछ टूल्स, कुछ मैथमेटिकल टूल्स पता होने चाहिए, जिसकी वजह से जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे बेसिकली अगर बच्चों को ही सिखाया जाता है तो नॉर्मल सी बात है, कम से कम टेबल आपको आनी चाहिए, कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट्स आपको पता होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर ये सारी चीजें ध्यान में रखें, कुछ बेसिकली लॉग टेबल्स की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं पर कुछ लॉगरिथम्स की जरूरत पड़ती है, वो आपने मैथमेटिक्स या फिजिक्स में पढ़ी भी होंगी। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सारी कुछ चीजें हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं काफी हद तक। तो इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के हों या फिजिक्स के हों, उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। इनके अलावा भी हमें कुछ चीजें और जानने की जरूरत पड़ती हैं। जैसे किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कम से कम क्या चीज है, न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा गया है। तो हम बेसिकली 2-3 रूल को फॉलो कर लें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए बेसिकली आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसमें क्या फील करते हैं कि उसमें क्या क्या डेटा गिवन है। अगर हमें ये बात पता चल जाए कि उसमें क्या क्या डेटा गिवन है। दूसरी चीज, अगर हम उसमें ये जानने की कोशिश करें उसमें क्या डेटा हमें फाइंड करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, उसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्चुअल में। तो जब ये 2 चीजें हमें पता चल जाएं तो तीसरा यानी कि थर्ड जो फंडामेंटल रूल है वो हमें ये सिखलाता है कि अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि हमें वो डेटा जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहां से मिल जाए। तो हमें 3 चीजें देखनी है, क्या डेटा गिवन है, दूसरा क्या डेटा फाइंड करना है, और तीसरा हम उसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे हम वो डेटा फाइंड कर सकें जो हमें फाइंड एक्चुअल में करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री में हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, यानी फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है और वो चीज हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। तो अगर हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते जाएं तो हम वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, सारे फंडामेंटल रूल्स को अप्लाई करते हुए, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अप्लाई करते हुए हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्सेस होंगे। तो आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स के कौन कौन से पहलू को टच करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम क्या क्या सॉल्व कर लेते हैं और क्या क्या हम उसमें कर पाते हैं। ये बेसिकली हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े और इसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 तरीके की थी और लास्ट में हमने जो लास्ट लेक्चर खत्म किया है वो हमने वांट ऑफ फैक्टर के साथ खत्म किया है, यानी एबनॉर्मल मोलर मास के साथ खत्म किया है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान दें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इस डेटा में, ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी हमें कैलकुलेट करना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन। इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला है C2H6O2, C2H6O2, इसका हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर में उसका सोल्यूशन है, यानी उसको वाटर में घोल दिया गया है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाई मास। इसका कितना परसेंट है, इसका परसेंट दिया हुआ है 20% बाई मास, यानी मास बाई मास इसका सॉल्यूशन कितना है 20%। तो अब हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। जरा देखिए क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल बोले तो C2H6O2 कितना दिया है भाई 20 ग्राम। ये डेटा हमारे पास क्या है, ये डेटा हमारे पास गिवन है। गिवन डेटा हमें मिल गया 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल। जाहिर सी बात है
हम इसमें सबसे पहले मोलार मास निकालेंगे, तभी हम जाकर के कहीं मोल फ्रैक्शन इसका कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोलार मास निकालते हैं। मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए देखिए मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है। फॉर्मूला है C2H6O2। तो जाहिर सी बात है मोलार मास निकालने के लिए इसका मोलार मास, इसका एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस इसका एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 6 प्लस इसका मोलार मास एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 2। जरा कैलकुलेट करिए, ये हो गया 24 प्लस ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 32, 2 प्लस 6 प्लस 4 और इधर 3 प्लस 2 प्लस 1 62 ग्राम पर मोल इज द मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब अगर हमें मोलार मास भी पता चल गया और इसका मास भी हमें पता चल गया तो हम जाहिर सी बात है इसका हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसका हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। अब मान लिया हमने नंबर ऑफ मोल्स यानी NB। अच्छा, B का मतलब क्या है, यहां पे हम A को मान लेते हैं वाटर और B को मान लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। यानी अब हम नंबर ऑफ मोल्स यानी NB कैलकुलेट कर लेंगे। NB मास यानी 20 ग्राम अपॉन मोलार मास यानी 62। इसको कुछ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज 0.322। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, यानी NB हमारे पास आ गया 0.322 दैट इज। अब अगर हम मोलार मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करें, वाटर का मोलार मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास मास ऑफ द वाटर यानी मास ऑफ वाटर, जरा ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर हमारे पास 20 ग्राम है, 20% था, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर 20 ग्राम है तो पूरे सॉल्यूशन में मास ऑफ वाटर कितना बचा, 100 माइनस 20, यानी 100 माइनस 20 अगर करेंगे तो इट विल बी 80 ग्राम। अच्छा, मोलार मास ऑफ वाटर यानी मोलार मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है 18 ग्राम पर मोल H2O का, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का। तो ये मेरे पास मिल गया मोलार मास ऑफ वाटर। अब मुझे मोलार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं वाटर के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये मेरे पास कैसे कैलकुलेट होगा, मास ऑफ द वाटर अपॉन मोलार मास ऑफ द वाटर। तो मास ऑफ द वाटर मेरे पास कितना है 80 ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ द वाटर कितना है 18 ग्राम। ये आ गया मेरे पास 80 अपॉन 18 ग्राम। इसको कुछ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.44 ग्राम पर मोल। ये मोल आ गया हमारे पास 4.44 मोल। अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल भी पता चल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी पता चल गया। यानी अब हमने कैलकुलेट कर लिया Na इज इक्वल टू 4.44 और ये आ गया हमारे पास NB दैट इज 0.322। मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था, ये गिवन डेटा मेरे पास मिल गया, फाइंड क्या करना था, मेरे को फाइंड करना था, ये फाइंड करना था XB दैट इज व्हाट, XB को ले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। चलिए जरा हम इसको देखते हैं, XB इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं हम। XB इज इक्वल टू क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB। ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, बहुत ही जाना पहचाना सा चिर परिचित सा फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में। XB दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यानी अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। NB की वैल्यू हमारे पास मिली है 0.322 अपॉन 0.44 प्लस 0.322। ये इसको कैलकुलेट करिए और ये आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आ गया। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आ जाएगा।
और अगर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकल आएगा। हालांकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कुल आएगी 0.688, 0.068 आएगा। दैट इज व्हाट, ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये हो गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसको अगर हम XA कैलकुलेट करना चाहें, XA बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.068। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या हमें कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल सा कुछ डेटा गिवन था, कुछ डेटा हमें फाइंड करना था और उसके बाद हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना था। जैसे ही हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया हमारे पास ये क्वेश्चन का सीधा सीधा सा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसे कैसे उसको हम कर पाते हैं देखते हैं। फॉर्मूले हम कौन सा अप्लाई कर पाते हैं, क्या डेटा हमारे पास गिवन है, क्या डेटा हमें फाइंड करना है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी हेल्प खुद कर लेंगे। मेरा काम सिर्फ बताना है, बाकी का काम आपको करना है, प्रैक्टिस आप ही को करनी है और एग्जाम भी आप ही को देना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। हमारे पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला देख लें क्या होता है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। यानी बेंजोइक एसिड को मिथेनॉल में घोला गया है जिसकी मोलारिटी दी है 0.15 m, कैपिटल M, यानी मोलारिटी दी है कैपिटल M 0.15, उसको 250 ml में घोला गया है, 250 ml में सॉल्यूशन बनाया गया है। अब उसकी मोलारिटी भी गिवन है और हमें सिर्फ उसका मास कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ध्यान दें हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, यानी मोलारिटी दे रखी है 0.15, ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है 250 ml। अब इस ml को हमें लीटर में ही लेना है क्योंकि मोलारिटी किसमें दी होती है, मोलारिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं किसमें, लीटर में। तो ये जो 250 ml दिया है हम इसको कैलकुलेट करते हुए किसमें लेंगे, कौन से टर्म में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना होता है तो हम यूनिट को कन्वर्ट करके ही आगे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, उसके पहले हम उसे नहीं करेंगे। यूनिट कन्वर्जन ही हम करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, और हमारे पास क्या डेटा गिवन है, ये दिया है बेंजोइक एसिड में ये मोलारिटी दे रखी है और इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो चलिए जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास, NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी NB अपॉन V। हम ये कह सकते हैं NB अपॉन V। अब जरा NB मतलब होता है मास अपॉन मोलार मास। तो जरा देखिए हमारे पास मास क्या है, मास जो होगा वो होगा WB अपॉन मोलार मास यानी MB, ठीक है, इनटू वॉल्यूम जो दिया है वही रखेंगे, लेकिन जब इस वॉल्यूम को हम लोग ml में लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें इससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा देखिए क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड का हमें निकालना है मास, तो ये बेंजोइक एसिड का मास अपॉन बेंजोइक एसिड का मोलार मास, यानी मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मेरे पास MB गिवन है, मोलारिटी भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो अब मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, यानी WB हैज टू बी फाउंड, WB हैज टू बी फाउंड। तो हम क्या लिखेंगे, 0.15 यहां पर है इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB
इसका जो मोलार मास होता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मोलार मास वैसे 122 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मोलार मास कैलकुलेट करना सीखा था। इसके पहले भी हम लोग कई बार सीख चुके हैं। कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 5 प्लस 1 6 इंटू इसका मोलार मास, इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 इंटू 6 प्लस कार्बन का कितना है 6 प्लस और 1 7 7 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2, तो इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 122। तो 122 इंटू ये हो गया 250 ml। अब इस पूरे फॉर्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू यानी WB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली, और इसका जो यूनिट आएगा हमारे पास दैट इज व्हाट, ग्राम। आंसर निकाल करके आप उसकी यूनिट लिखना कभी ना भूलें। यूनिट लिखने के नंबर भी मिलते हैं हमें बोर्ड में भी और एग्जाम में भी, कई सारे एग्जाम्स में और बोर्ड में भी हमें यूनिट लिखने के अलग से ही नंबर मिलते हैं, तो हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट, हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 की तरफ बढ़े। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम, यानी हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड। चलिए इथानोइक एसिड को हम लोग कहते हैं एसिडिक एसिड, तो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है। जब हम इथानोइक एसिड का फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे, चलिए तो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसी को हम लोग इथानोइक एसिड भी कहते हैं और इसी को हम लोग एसिडिक एसिड भी कहते हैं, इथानोइक एसिड, और इसी को हम लोग एसिडिक एसिड भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में इसका जो इथानोइक एसिड का मास दिया है दैट इज 2.5 ग्राम। तो अब इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए देखिए मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। जनरली हम लोग मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं m, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को उसके सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में डिसॉल्व करते हैं, वही हमारी मोलैलिटी हो जाती है। तो जरा देखिए मोलैलिटी इज इक्वल टू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन मोलार मास। तो ये हो गया हमारे पास मास अपॉन मोलार मास की बात करते हैं तो m भी लिखते हैं, इनटू क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी WA। अब जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है WB इज इक्वल टू कितना, 2.5 ग्राम। ठीक, 2.5 ग्राम। अब देखिए MB हमारे पास कितना, MB मतलब मोलार मास ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड कितने कार्बन है, 2, तो 2 इंटू 12। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 इंटू 1। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 इंटू 16। इन सब का हम जब मोलार मास कैलकुलेट करेंगे, तो जब मोलार मास हम इसका कैलकुलेट कर पाएंगे तो मोलार मास वुड बी 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोलार मास दैट इज 60 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास हो गया ग्राम पर मोल। और क्या डेटा गिवन है हमारे पास, सॉल्वेंट का मास भी गिवन है, या इसी को आप 75/1000 किलोग्राम भी कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करने हैं, हमको इस पूरी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलिए देखिए कैसे पुट करते हैं। हम इसको पुट करने की, तो देखिए क्या क्या डेटा गिवन है, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, WB कितना, WB इज 4.5 ग्राम। ठीक, इंटू 1000 अपॉन MB कितना, 60 इंटू WA कितना, 75।
इनको कैलकुलेट करिए, आपकी मोलैलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी टोटल वैल्यूज गिवन जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। कुछ करना ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात। चलिए अब इसको देखिए, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमारे पास दिया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, क्या क्या हमें फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। किसी सॉस पैन में 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा। एट 1.013 बार, अगर उसका प्रेशर 1.013 बार हो। इसका केबी फॉर वाटर इज गिवन 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केबी ऑफ वाटर इज गिवन। चलिए एक एक करके देखते हैं। केबी अगर गिवन है तो जाहिर सी बात है ये हमारे किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन है। केबी इज गिवन है तो यानी डेल्टा टीबी या टीबी में से कुछ की वैल्यूज हमें गिवन होंगी या उन्हीं में से कोई वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड क्या करना है कि एट व्हाट टेम्परेचर, यानी हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी हमें टीबी निकालना है। क्या निकालना है? टीबी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डेल्टा टीबी हमारे पास गिवन होना चाहिए या टीबी नॉट भी हमारे पास गिवन होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे कि एक्चुअल में टीबी क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। हमने पढ़ रखा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट? हमने ये पढ़ रखा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। यानी अगर मुझे टीबी चाहिए तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए और टीबी नॉट की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए। तो अगर हम टीबी नॉट की बात करें तो हमारे पास टीबी नॉट क्या है? हमें पता है टीबी नॉट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है, हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो टीबी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन होनी चाहिए। दैट इज क्या? अगर नहीं भी है तो वी मस्ट नो दैट टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और वो होता है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको केल्विन में करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लेंगे कितनी कितनी? जी हाँ, 273 में 100 को ऐड करेंगे, 273 प्लस 100 एंड इट वुड बी 373। अगर आप इसमें चाहें तो 0.15 भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए 373 ही रखेंगे। दैट वुड बी केल्विन। चलिए अच्छा, डेल्टा टीबी को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला? क्या होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट? केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहां इंटू 1000। पता है हमको मोलैलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। अब जरा देखिए इस पूरे फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करनी है। बहरहाल जो हमें केबी की वैल्यू दे रखी है, केबी की वैल्यू दे रखी है, केबी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? केबी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स,
और WB यानी WB इज फॉर 18 ग्राम, WB भी दे रखा है, WB इज इक्वल टू 18 ग्राम। MB क्या दे रखा है, MB हमें कैलकुलेट करना है यानी मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, MB इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। और बाकी WA कितना है 1000 ग्राम, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम दे रखा है WA। 1 किलोग्राम ये दे रखा है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, यानी ये भी हमारे पास दे रखा है 1 किलोग्राम। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेल्टा टी भी निकालना है, तो डेल्टा टी भी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे 0.52 इंटू 0.52 इंटू वॉट, WB की वैल्यू इज गिवन कितनी है 18 ग्राम इंटू 1000 अपॉन कितना है MB यानी 180 इंटू और क्या रखेंगे 1000, तो ये हमारे पास 1000 पूरा पूरा कट गया, ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.052, तो ये मेरे पास आ गया 0.052, ये 0.52 था और ये हमारे पास टोटल वैल्यू यानी डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई 0.052। अब ये वाला जो डेल्टा टीवी की वैल्यू आई है मैं इसको यहां पे पुट करके टीवी की वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा टीवी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कैसे 0.052 इज इक्वल टू टीबी माइनस 373। क्या अब हम लोग यहां से टीबी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो क्या इसको इस तरफ करके इसमें ऐड करके हम टीबी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी से रिलेटेड है, उसको भी करने की कैलकुलेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए, लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg कितना गिवन है इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 750 mm ऑफ Hg पे गिवन है, दैट इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज का मॉलिक्यूल यानी कितना सुक्रोज का हम मास ऐड कर दें, यानी हमें मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करना है, टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर में हम कितना सुक्रोज और ऐड कर दें कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करने लगे। अब देखिए हमें ये फॉर्मूला पता है, कौन सा, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू क्या है हमारे पास WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये चीज हमें पता है ऑलरेडी। चलिए दूसरी चीज, अगर हम डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला जानते हैं, एंड व्हाट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, अभी अभी हमने पढ़ा था। चलिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू अगर हम टीबी माइनस टीबी नॉट कर लें तो हमारे पास टीबी क्या है, टीबी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, दैट इज व्हाट, टीबी कितना चाहता है वो 100 डिग्री। अगर वो टीबी 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहता है तो 100 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास प्योर का है, प्योर का कितना है 99.63, तो अब हमारे पास जो डेल्टा टीबी कैलकुलेट होकर के आएगा 100 में से 99.63 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। तो डेल्टा टीबी हमें पता चल गया यहां से। केबी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, केबी क्या है, केबी फॉर व्हाट 0.52 केल्विन, ये वाटर के लिए होता ही है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी मोल इनवर्स कर लेंगे, केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केबी की वैल्यू। एमबी की वैल्यू सुक्रोज का हम मोलार मास निकालते हैं तो दैट इज 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। अच्छा WA मास भी गिवन है,
कह रहा है 500 ग्राम करने के लिए टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करने के लिए कितना सुक्रोज मॉलिक्यूल या कितना सुक्रोज का मास हमें चाहिए होगा। यानी यही सी बात है। अब हमने जो ये फॉर्मूला यहां पढ़ रखा है, मेरे पास क्या क्या गिवन है, WA इज गिवन, MB इज गिवन, KB इज गिवन, 100,000 तो रखा ही रखा है, डेल्टा TB इज गिवन, तो W भी हमें कैलकुलेट करना है यहां से। यानी अब हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम इक्वेशन 1 मान लें, तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इस वैल्यूज को इक्वेशन 1 में कैसे पुट करते हैं और क्या क्या फाइंड करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 0.37 इज इक्वल्स टू केबी 0.52 इंटू डब्ल्यूबी कितना, अच्छा डब्ल्यूबी तो हमें कैलकुलेट ही करना है, इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एमबी कितना 342 इंटू डब्ल्यू ए कितना 500 ग्राम। अब देखिए क्या इस फॉर्मूले से हम लोग WB की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पूरे फॉर्मूले में हमें सिर्फ और सिर्फ WB निकालना है, और जब किसी भी लीनियर इक्वेशन में कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो हम आसानी से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम इसी के सहारे आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे देखते हैं। इसी तरह से हमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं इसी बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है, देखते हैं क्या क्या। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। चलिए कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C6H6। ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, यानी 0.40 केल्विन टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए हम 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, यानी KF की वैल्यू इज गिवन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल इज गिवन है। फाइंड द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मोलार मास यानी कि MB हमें फाइंड करना है। बड़ा आसान सा है, देखिए इन द सेम वे अगर हम डेल्टा T की वैल्यू निकालें, डेल्टा TF, अभी हमने इसके पहले फाइंड किया था डेल्टा TB, तो अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा TF। चलिए डेल्टा TF देखते हैं क्या होता है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, हम क्या निकालें, डेल्टा TF की वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू होता है KF इंटू WB, वही मोलैलिटी, इंटू 1000 अपॉन MB इंटू व्हाट, WA। चलिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, यानी हमारे पास जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है उसका मास कितना है, WB इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, WB इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक। अच्छा MB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, MB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डेल्टा T की वैल्यू 0.40 केल्विन करना चाहता है वो, डेल्टा TF की वैल्यू 0.40 केल्विन के आसपास वो कम करना चाहता है। और क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, KF की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है उसने, KF की वैल्यू कितनी है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो जरा देखिए डेल्टा TF की वैल्यू है 0.40, KF की वैल्यू 5.12 केल्विन किलोग्राम,
पर मोल। WB की वैल्यू 1 ग्राम गिवन है, 1000 पता ही है। WA की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, कितनी? 50 ग्राम। WA की वैल्यू भी 50 ग्राम ऑलरेडी उसने दे रखा है। तो बोला है कि 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो अब जरा पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। किसमें, कैसे? चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी, कहां गया? 0.40 इज इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी? 5.12 इनटू WB की वैल्यू कितनी? WB इज फॉर 1 इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू WA की वैल्यू 50 ग्राम। अब जरा देखिए क्या इस फॉर्मूले से हम लोग MB की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पूरी वैल्यू सब कुछ दिया है, सिर्फ हमें MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें मोलार मास ऑफ द सोल्यूट फाइंड करना है। तो क्या हम इजीली इसको फाइंड करने में सक्षम है? बिल्कुल है, कर सकते हैं, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है देखते हैं हम और आगे क्या फाइंड कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो वो भी हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन दोनों का ही मास परसेंटेज हमें चाहिए। तो जरा देखिए बेंजीन यानी C6H6 और इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, दोनों का ही क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंटेज। If 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी इसका मास दिया है 22 ग्राम और इसका मास दिया है 122 ग्राम। दोनों का ही अपना अपना एक मास दिया हुआ है। जाहिर सी बात है हमारे पास क्या है, अगर हमें किसी भी सोल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास इन 200, दैट्स इट। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस या जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास हमें निकालना है उसका मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास इन 200। चलिए देखिए परसेंटेज बाय मास ऑफ बेंजीन, ध्यान से देखिए बड़ा इजी सा है। किसका मास? बेंजीन का मास, दैट इज व्हाट 22 अपॉन टोटल मास इज द बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, यानी 22 प्लस 122। आप लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे 22 प्लस 122 नहीं करते हैं। जाहिर सी बात आप 122 ले लेते हैं और 22 को लेना भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। इनटू व्हाट 100। जरा ध्यान देखिए अब परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका मास कितना है 122, सेम ऊपर रखेंगे अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100। एक और तरीका भी है, हमने सिर्फ इसका मास निकाला, इसका परसेंटेज निकाला और 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज बाय मास पता चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा, ये सिर्फ उसी केस में होगा जब किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट दिए हों। यानी अगर सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक का मास परसेंटेज निकल गया तो दूसरे का मास परसेंटेज निकालने के लिए हम उसे 100 में से माइनस कर देंगे। इन द नेक्स्ट वे में हमें क्या चलता है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी अब कह रहा है कि हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी XB ऑफ बेंजीन। अगर हम इसको बेंजीन के लिए ले लें यानी C6H6 के लिए ले लें, ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें XB कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है।
दिया क्या है 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 30% बाई मास प्रेजेंट है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में। चलिए अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, देखिए जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30% बाई मास ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का 30% बाई मास प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू, कैसे, 30 इज द मास अपॉन 78 इज द मोलार मास। अब जरा इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज 0.38, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चाहिए, तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये हमारे पास क्या थी, NB आ गई, या इसको हम बेंजीन को हम Na ले लेते हैं, ये हमारे पास Na आ गया, Na क्या था, WA अपॉन Ma। इन द सेम वे अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को, इसको हम मान लेते हैं B और इसको हम मान लेते हैं A, तो अब हमें Na कैलकुलेट करना है। Na कैसे कैलकुलेट करेंगे, WB अपॉन MB। WB अगर 30 ग्राम हमारे पास बेंजीन था तो इसका मतलब 70 ग्राम हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम 70 ग्राम यानी 70 ग्राम ये हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास आता है मोलार मास दैट इज 154, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 0.45, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.45। चलिए देखिए अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, यानी XA की वैल्यू और XB की वैल्यू, हालांकि हमसे सिर्फ बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन यानी XA का कैलकुलेट कैसे करेंगे, Na अपॉन Na प्लस NB। Na हमारे पास क्या था, Na अभी अभी हमने फाइंड किया है दैट इज 0.38, तो ये हो गया हमारे पास 0.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.45, इसको कैलकुलेट करिए, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया। कितना आसान सा है, कितनी सिंपल सी बात है, कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए आगे कैलकुलेशन को करनी पड़ती हैं और हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम इसके अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि आगे हमें क्या क्या गिवन है और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जिसमें हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर ली है और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स भी सॉल्व कर लिया है। हमने इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन टर्म्स भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको आगे भी देखने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, दैट इज, देखिए अब हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। राउल्ट लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राउल्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक पहला क्वेश्चन आया है जो राउल्ट लॉ पे बेस्ड है और राउल्ट लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है। देखिए कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, हमारे पास दो लिक्विड्स हैं ए और बी, ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है, कितना है 450 एंड 700, 450 और 700, यानी हमारे पास क्या गिवन है पी ए और पी बी, पी ए और पी बी इज गिवन। पी ए और पी बी कैसे कैसे गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, अगर ये प्योर लिक्विड की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या है पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पी नॉट ए भी दिया है और पी नॉट बी भी दिया है।
पी नॉट ए हमारे पास क्या है 450 और पी नॉट बी क्या है 700 mmHg देख सकते हैं mmHg गिवन है mm of Hg respectively at 350 Kelvin find out the composition of liquid mixture यानी लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन फाइंड करना है इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm of Hg यानी टोटल वेपर प्रेशर यानी P इज द टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन फॉर व्हाट कितना है 600 ये हमारे पास 600 mm of Hg इज गिवन ये हमारे पास 600 mm Hg गिवन है चलिए ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज और इसका कॉम्पोजिशन वेपर फेज में भी फाइंड करना है हमें बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एज वी नो राउल्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है राउल्ट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या कहता है P यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी एंड वी नो दैट पी ए और पीबी क्या है यहां पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी यही तो है अब हमने यही तो सीखा है अच्छा इसको हम एक और भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे P total is given 600 putting the values P naught A अगर हम P naught A की बात करें तो that is given that is what 450 into हम क्या लिखेंगे XA प्लस P naught B की वैल्यू गिवन 700 अगर एक ये वैल्यू XA में दी है तो ये वाली वैल्यू भी XA में ही होनी चाहिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए इसको हम एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं चलिए अब अगर हम देखें तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या है ये भी हमारे पास गिवन है एक्स ए और एक्स बी कितनी है इससे हम एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां पे हमें एक्स ए की वैल्यू 0.4 और एक्स बी की वैल्यू दैट इज व्हाट 0.6 आती है अब हम पीए की वैल्यू निकालते हैं चलिए पीए की वैल्यू निकालिए जैसे हम पीए की वैल्यू निकालते हैं तो पी नॉट ए एक्स ए क्या होगा पी नॉट ए एक्स ए अब ये वैल्यू हम जरा पुट कर दें पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट ए हमारे पास क्या है दैट इज व्हाट 450 इंटू 0.4 ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास टोटल 180 mm ऑफ Hg ये हमारे पास 180 क्या आ गया ये आ गया हमारे पास पी ए हमें पी ए मिल गया है अब पीबी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे पीबी इज इक्वल टू व्हाट पीबी नॉट इंटू एक्स बी पीबी नॉट क्या है हमारे पास 700 इंटू 0.6 तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 420 mm ऑफ Hg 420 mm Hg ठीक है अब इसको हम देखते हैं 420 mm ऑफ Hg ये हमारे पास आ गई पीबी की वैल्यू ये हो गई पीबी अब जरा इसकी वैल्यू क्या हम वहां पे रख दें तो ये हमारे पास हो गया क्या P इज इक्वल्स टू यानी कैपिटल P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी यानी अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू आई है मेरे पास 180 प्लस ये वैल्यू आई है हमारे पास 420 दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया हमारे पास कितना 600 mm ऑफ Hg जो कि गिवन थी कैलकुलेट ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी 600 mm ऑफ Hg जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी अब हमारे पास आ गया अब हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोजिशन मिक्सचर
इन वेपर फेज। चलिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज can be calculated by using डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ को यूज करके हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है PA इज इक्वल टू व्हाट, YA इंटू P। अब देखिए YA कैसे निकालेंगे हम लोग? YA यानी A का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, YA इज इक्वल टू व्हाट, PA अपॉन P। अब हमारे पास PA क्या था? 180, P क्या है? 600। कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.3। अच्छा, अब YB अगर हम कैलकुलेट करेंगे, YB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, यानी कि ये आ गया 0.7। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज इसकी, एक कंपोनेंट की और ये दूसरे कंपोनेंट की, दोनों ही कंपोनेंट की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आगे बढ़े। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। काफी अच्छे अच्छे और लंबे लंबे क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, और इनको भी हम सॉल्व करेंगे। आगे के भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम सॉल्व करते जाएंगे इन द सेम तरीके से, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। और आगे भी प्रैक्टिस आपको ही करनी है और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम आसानी से सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। चलिए अब हमारे पास आया है ऑस्मोटिक रिलेशन प्रॉब्लम। जैसे ही हम ऑस्मोटिक रिलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, कह रहा है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर 200 cm क्यूब ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है इस तरीके के सोल्यूशन का, that is what 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. So calculate the molar mass of the protein. अब हमें देखिए फॉर्मूला क्या पता है, as we know that phi-v is equals to nRT। ये एक फॉर्मूला हमें पता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि phi-v is equals to nRT को हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो phi-v is equals to क्या आएगा, WB अपॉन MV इंटू RT। अब जरा देखिए मोलार मास ऑफ द सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोलार मास ऑफ द सोल्यूट यानी अब हमें अगर ये कैलकुलेट करना है यानी MB, तो MB को हम इधर ले आएंगे। MB को इधर ले आएंगे तो क्या होगा कि ये जो पाई भी है ये वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू B, ये आ गया। अब जरा देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। WB कितना दे रखा है भाई, 1.26 ग्राम, ये हमारे पास 1.26 ग्राम। V कितना दे रखा है भाई, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही हम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 0.2 लीटर एज वी नो। R की वैल्यू 0.083 ये हमें पता है, ठीक है। T की वैल्यू 300 केल्विन, ठीक है। R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। इसके बाद क्या अब हम MB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। MB की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। WB is 1.26 into R 0.083 into T 300 Kelvin
अपॉन पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.14। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 होती है कि नहीं होती है। कैसे? ये वैल्यूज हमारे पास जो गिवन है, ये डेटा, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 1.26 अपॉन वॉल्यूम कितनी है 0.2 इंटू और क्या है, हाँ पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 2.57 इंटू 10 टू माइनस 3 बार। पाई इज नॉट फॉर 22/7 और पाई इज नॉट फॉर 3.14। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज व्हाट 2.57 इंटू 10 टू माइनस 3 बार था। क्या इस फॉर्मूले से हम लोग एमबी की कैलकुलेशन कर सकते हैं? बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं। एमबी की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे। चलिए अब इसी के सहारे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हम आगे की ओर बढ़े और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द सेम वे आगे हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। Now this question is for using want of factor, यानी अब नॉर्मल मोलार मास को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का मास पूछ रहा है, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmospheric pressure at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा ध्यान दीजिए, हमने पहले ही पढ़ रखा है पाई इज इक्वल्स टू CRT। जब उसने बोला हमसे कैल्शियम क्लोराइड, यानी जाहिर सी बात है वो हमसे आई की बात भी कर रहा है, यानी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आई से। आई से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, C फॉर कंसंट्रेशन होता है, तो ये I इंटू C फॉर कंसंट्रेशन यानी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, तो हमारे पास ये आ जाएगा मोल पर लीटर यानी NB अपॉन V इंटू RT। जरा ध्यान दीजिए, अब अगर हम पाई के साथ V को ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि पाई V इक्वल्स टू I NB इंटू RT। क्या ये वैल्यू या ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा? बिल्कुल आएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि इस NB को पाई V इज इक्वल्स टू I इंटू NB की जगह WB अपॉन MB इंटू RT। क्या इतना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा देखिए क्या क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। जैसे दे रखा है हमारे पास पाई इज इक्वल्स टू 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए V की वैल्यू दे रखी है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा है हमारे पास, I की वैल्यू दे रखी है 2.47, ये भी दे रखी है, I की वैल्यू भी दे रखी है। चलिए MB यानी उसका मोलार मास, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का मोलार मास इज जस्ट 111। ये R की वैल्यू हमें पता है 0.083 या 82 और T की वैल्यू 100 केल्विन यानी 27 प्लस 273, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 300 केल्विन। अब जरा देखिए क्या क्या वैल्यूज हमें दी हैं और क्या क्या वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जरा वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। पाई की वैल्यू 0.75 इंटू V की वैल्यू 2.5 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 2.47 इंटू WB हमें फाइंड करना है, WB ही हमें निकालना है, अपॉन MB 111 इंटू 0.083 इंटू
300। क्या इस फॉर्मूले से अब हम MB की कैलकुलेशन कर सकते हैं? बोलो हाँ, कर सकते हैं और आसानी से कर भी लेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इन द सेम वे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं एंड इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। हम ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम इसे किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। बोलता है इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी इस बार हमसे पाई की वैल्यू पूछ रहा है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree centigrade, assuming that it's completely dissociated. Completely dissociate कह रहा है, पूरी तरह से dissociated है। As we know that pi v equals to क्या होता है? pi v equals to nRT। n मतलब b for solute, हम लोग solute के लिए लेते हैं और इसमें हम किसको डालेंगे? want of factor that is pi। चलिए फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर इफ कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ऑफ K2SO4 देन I is equals to 3। कैसे? 2K प्लस और SO4 2 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज व्हाट 3, और यही 3 आई की वैल्यू हमें बताती है। यहां से 2 आयन इसके और 1 आयन इसका, तो दोनों मिलकर के कितना आयन हो गया? 3 आयन। तो आई इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद। तो अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद ये वैल्यू आती है तो अब हम जरा ध्यान से देखें कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। कह रहा है कि पाई हमें कैलकुलेट करनी है, यानी पाई हमें फाइंड करना है। वी की वैल्यू 2 लीटर है, ठीक। अच्छा, और क्या क्या गिवन है? 25 मिलीग्राम, यानी WB इज इक्वल टू 25 मिलीग्राम। इसका मतलब 0.025 ग्राम इज गिवन। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, MB इज इक्वल टू 174, K2SO4 का मोलार मास 174 ग्राम पर मोल। दूसरी चीज, R की वैल्यू 0.082 या 83 जो भी आप रख लें, और टेम्परेचर इज फॉर व्हाट? इज जस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को हम कहेंगे 298, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या करेंगे? इसी को हम कहेंगे और 298 केल्विन। यही आ गया 298 केल्विन में। अब जरा इसकी वैल्यूज पुट करें। कहां पे? इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। चलिए ऑल वैल्यूज पुट करते हैं। पाई हैज टू बी कैलकुलेटेड इनटू V2 इज इक्वल्स टू, कहां गया भाई? NB मतलब WB अपॉन MB। अगर ये इसको यहां से हटा करके ये कर लें कि पाई V इज इक्वल टू I इंटू WB अपॉन MB इंटू RT, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, WB अपॉन MB। तो चलिए WB हमारे पास क्या है? WB 25 यानी 0.025 अपॉन MB is 174 into R 0.082 into T for what? 298 केल्विन। अब क्या देखिए, क्या यहां से हम लोग इस पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और पाई की वैल्यू जो आएगी हमारी, वो आएगी किसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। किसमें आएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी सारी हेल्प हमें इससे
मिली हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और हम उसी को उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।